जो संविधानिक पद पे बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं आजकल संविधान को अपने हिसाब से मतलब कि इंटरप्रेट कर देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं और संविधानेतर जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कोई भी ऐसा नहीं हो जो कि करप्शन का शिकार ना हो। और जितने जागरूक होंगे लिटिगेशंस की संख्या उतनी ही बढ़ेगी। देखिए, आरक्षण को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां कहिए कि पॉलिटिक्स करती नज़र आती है। हम यूँ नहीं करें क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण का जो दायरा था लगभग 65% तक बढ़ाया गया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया वो 65% से फिर से घट के जो पहले की जो स्थिति थी वो बरकरार की गई। लेकिन इसी के बीच EWS के आरक्षण की बात भी होती है। EWS के आरक्षण 10% आरक्षण, जिस प्रकार से कहिए कि शिक्षा कोटा में 10% के आरक्षण को लेकर आज पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांग लिया है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के वकील जुबैर अंसारी जी। जुबैर जी, क्या कहिएगा जिस तरीके से आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणियां होती रहती है, इस बार भी कहीं कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है कि 22/2024 के विज्ञापन में आरक्षण की जिक्र नहीं किया गया, आरक्षण को जो सीट देना चाहिए था 10% EWS को लेकर वो नहीं दिया गया, क्या कहिएगा इसको लेकर? आरक्षण एक बर्निंग इशू है और रह करके सेंटर और स्टेट का एक अलग अलग इशू भी है। सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ रिजर्वेशन OBC SC ST के लिए होता है, लेकिन जैसे बिहार स्टेट है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज के लिए अलग से प्रोविज़न किया गया है। और EWS भी आया है, कहीं नोटिफाई हुआ, कुछ ने स्टेट ने कहा कि देंगे नहीं देंगे। तो ठीक है, जो विज्ञापन निकलती हैं तो आरक्षण की सभी शर्तों को मानना होता है। तो जो 65% की आरक्षण के 10% बढ़ा के की गई थी तो उसके तहत विज्ञापन निकला, लेकिन बाद में उसको हाईकोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट में गई है। उसी बीच कुछ उस जो है कि आरक्षण पे बेस्ड जो विज्ञापन था शिक्षक बहाली को लेकर के, तो अब चूँकि बैक रिवर्स में गया तो सबकी सीटें कम हुई, लेकिन क्लियरिफिकेशन जो है EWS पे नहीं आया कि उनके लिए उसमें सीटें क्यों नहीं फिक्स की गई हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो एग्रीव्ड बच्चे थे कि इसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं है, तो उन्होंने रीट फाइल किया। अब जब रीट फाइल किया तो ऑनरेबल कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा ही लेगा, क्योंकि जहाँ भी कहीं वायलेशन होगा रूल्स का, रेगुलेशन का या प्रोविजंस का, और जो मतलब स्टेट के परव्यू में जो कुछ भी आता है और मैंडेमस डायरेक्शन इशू करने का ऑनरेबल कोर्ट का पावर होता है। और अंतिम उम्मीद भी होती है कि यहीं से जो है न्याय मिलेगा और यहीं से सरकार को डायरेक्शन थ्रू दी रीट होगा। तो पिछले दिनों ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर सत्यव्रत वर्मा ने इन्हीं मुद्दे पर सरकार से जवाब तलब किया है। अब सरकार किस तरह से अपना बचाव करती है अब तो ये आने के बाद ही पता चलेगा। अब BPSC पे से जिस तरीके से कोर्ट का मतलब कहीं के आदेश आते रहता है उसको लेकर क्या कहिएगा? BPSC किस तरीके से घेरे में आता रहता है, कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी आरक्षण को मुद्दे को लेकर, क्या कहिएगा BPSC जैसी कई प्रतिष्ठित संस्थान को इस तरीके से हाईकोर्ट का? जी, मैं BPSC को क्या कहूँ, देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएँ और संविधानेतर जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कोई भी ऐसा नहीं हो जो कि करप्शन का शिकार ना हो। और मानो है तो उसके अंदर दुर्गुण है, कहीं ना कहीं लालच से भरा होता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीकेज होते रहता है। आप देखते होंगे कोई भी पिछले 20 सालों से कोई भी ऐसा एग्ज़ाम ना हो जिसके ऊपर रीट में क्वेश्चन खड़ा हाईकोर्ट में ना होता हो, चाहे BPSC किसी भी तरह का परीक्षा कंडक्ट करती हो। तो ये तो अब संस्थाएं अपनी जो है आभा खोती जा रही हैं। और जो भी ऑफिसर बनता है, लोक सेवक बनता है, तो उसका पहला ध्येय होता है कि समवॉट टू गेन सम सर्टेन अमाउंट फॉर बेनिफिट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, एनहांसमेंट ऑफ द पोजीशन। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को भूल जाता है जिसके प्रति वो शपथ लिए रहता है कि न्याय की महत्ता और समानता और उसकी जो है इंटीग्रिटी को मुझे मेंटेन करना है, स्टेचर को, इथिक्स को, वैल्यूज को एक बराबर सम्मान देना है। तो आप देखेंगे कि चाहे BPSC के जो सिविल एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट्स के लिए रिजर्वेशन के हिसाब से हो या ना हो, या फिर मान लीजिए कि आप देख रहे हो टीचर की बहाली हो, ऐसा कौन सा चीज़ है जिस पे नहीं आता है? तो नहीं आता है तो जस्ट फेयरनेस का लैक ऑफ फेयरनेस है।
और लैक ऑफ फेयरनेस क्यों है कि आपके माइंड में जो है क्या ग्रीडीपन है, और ग्रीडीपन क्यों है कि जनरेशन के लिए जखीरा कर दें। मेरी क्या पता, मैं 2-4-5 साल के लिए बना हूँ और रिटायरमेंट हो जाऊँगा तो मेरे जो अपने बच्चे हैं जनरेशन कहीं रोड पे ना आ जाएं। और ये मतलब कि सिर्फ बीपीएससी पे सवाल खड़ी नहीं की जा रही है, देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इवन दो इलेक्शन कमीशन पे भी तो आरोप लग रहे हैं ना जी। और लग रहे हैं। कुछ बातें तो छन के आती है तो लगता है कि बिल्कुल सही है। अभी तो पिक पॉकेट इंस्टीट्यूशन हो गया है, और लगाने वाले तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी लगा दिए हैं। लगा दिए हैं ना जी, धनखड़ जी लगा दिए हैं, जबकि वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं और अभी संवैधानिक पद पे हैं। तो जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं आजकल संविधान को अपने हिसाब से मतलब कि इंटरप्रेट करते हैं। मतलब जैसे गेंद को अपने हिसाब से कोई खिलाड़ी खेलता है, उस तरह से संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग रोज़ मतलब खेलते हैं संवैधानिक मर्यादाओं के साथ। और जनता मुख्य दर्शक बनी हुई क्यों देख रही है? क्योंकि उनकी महंगाई से इतनी कमर टूट गई है, इतनी टूट गई है कि वो सिर्फ किसी तरह से खा के जिंदा रहते हैं, इसी को विकास मानते हैं। और ये सब चीज़ें अपने देश में एक मामूली बात हो गई है। याचिकाकर्ताओं को लेकर क्या कहिएगा कि जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं के हर एक मुद्दे में कहिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, ऐसी तमाम क्यों परेशानियां? जाहिर सी बात है कि गार्जियन बहुत उम्मीदों के साथ अपने बच्चे को नर्चर करते हैं और शहरों में भेजते हैं एक मोटी रकम देकर के क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करो। और पता नहीं किस पोजीशन में मैं भी आया यहाँ पर, मेरे 4 भाई आए, और किस तरह से बाबूजी मुझे भेजते हैं और किस तरह से पैसे आते प्रेशर में, वो भी प्रेशर में हम भी। और ऐसे में मतलब हम पहुँच करके उस जगह पर और नीचे आ जाएं तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई रास्ता नहीं बचेगा तो हाई कोर्ट के शरण में आएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही न्याय अचीव करने के लिए। तो ये तो होना भी चाहिए। और ये मान के चलिए कि जितने लोग जागरूक होंगे, जितने जागरूक होंगे, लिटिगेशंस की संख्या उतनी ही बढ़ेगी, उतने ही वकीलों की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं केंद्र की सरकार या राज्य की सरकारें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रही है? ये होना, और ये सिर्फ संख्या बढ़ानी ही नहीं है, डाइवर्सिटी इनटू दी मतलब कि पोजीशन ऑफ द जजेज होना चाहिए, सबका हिस्सा होना चाहिए, सबका प्रोपोर्शनेट हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब डाइवर्सिटी न्यायालय में नहीं होती है तो मामला भी एक पक्षीय जाता है। बहुत सारे मामले हैं, आप उसे देख सकते हैं। इस मामला को किस तरीके से देख रहे हैं याचिकाकर्ता, जो उम्मीद लगा के क्या याचिकाकर्ताओं को किस तरीके से मतलब आने वाले दिनों में? हमेशा आशाओं से भरी जिंदगी और उम्मीदें हैं तो ज़िंदगी है। लोग हमेशा, एक शेर भी है कि है खूबसूरत से मतलब कि खूबसूरत कहाँ है, खूबसूरत से खूबसूरत कहाँ, देखिए जाकर ठहरती है नज़र कहाँ। तो हमेशा ज़िंदगी की भलाई में अच्छाई की उम्मीद लिए हुए इंसान जिंदा रहा और उसी उम्मीद पे जीता रहा कि नहीं, आगे मेरी पोजीशन बदलेगी और मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा, अपने पीढ़ियों को दूंगा। उस उम्मीद के साथ लोग यहाँ आते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। है जिस्तुजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। तो तलाश तो हमेशा मतलब कि अच्छाई की होती है और अच्छे चीज़ों की होती है और खुशहाली की होती है। अगर उनको लगता है कि अगर मैं केस जीत गया, मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मेरे बाल बच्चों को आसानी हो जाएगी, इन बातों में बुराई तो है नहीं, ऐसा होना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर जी। तो देखिए, आप जुबैर जी की बातों को सुन रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया वो हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, क्योंकि जब भी इस 10% आरक्षण को लेकर और EWS को लेकर बिहार सरकार का जो जवाब आएगा वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को प्रतिक्रिया आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।